उसके बाद वो रेडियो एक्टिव लेजर का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से सारा मटेरियल डिकम्पोज होकर एक लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। उसके बाद उसमें वो लास्ट इंग्रेडिएंट डालता है। उसके बाद उसमें लिफ्टिंग टूना पेड़ का जड़ 30 ग्राम काट के डालता है। उसके बाद वो उसे सभी को रेशियो के हिसाब से अच्छी तरह से मिक्स करता है और उसे एक ट्यूब में डाल देता है। उसके बाद वो एक मसल और ब्लड स्ट्रेंथ मेडिसिन बन जाता है। उस ट्यूब में वो मेडिसिन को देख करके लुसेंट कहता है, आखिरकार मैंने इसे कर लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहले ही ट्राई में इसे कंप्लीट कर लूंगा। चलो, मैंने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसे ट्राई करके देखना होगा। और हम देखते हैं कि लुसेंट उस मेडिसिन को पी लेता है। वो कहता है, मुझे इसको पीने के बाद कुछ भी फील नहीं हो रहा है और इसका टेस्ट भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। क्या मैं इसे बनाने में फेल हो गया हूँ? तभी हम देखते हैं कि लुसेंट को अचानक से कुछ होने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुसेंट जमीन पे पड़ा होता है और वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है और वो उड़ते हुए कहता है, इस दवाई का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मेरे हेल्थ स्टेटस को बहुत जल्दी एडवांस पहुंचा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा हेल्थ स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। अगर मैं अपने स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि मेरे स्किन का जो डेंसिटी है वो भी बहुत इंक्रीज हो गया है। मेरे शरीर में अभी बहुत ज्यादा बदलाव आया है और ऐसा हो भी क्यों ना, ये भविष्य के 10,000 साल पहले का सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा होता है। लुसेंट कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो समय भी नहीं हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं अंदर हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी शॉपकीपर कहता है, अभी किसी चीज को एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा और तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी से निकल जाओ। मेरी बॉस वापस आ गई है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक कार से उतरती है। अगले सीन में हम उस मेडिकल शॉप के बॉस को देखते हैं जो वो अपने ऑफिस में बैठी रहती है। वो लेडीज बहुत सारे मेडिसिन को निकालती है और एक एक करके वो सभी मेडिसिन को ट्राई करने लगती है। उन सभी को देखकर वो घबराते हुए कहती है कि इनमें से कोई भी मेडिसिन अच्छा नहीं है। इन सभी मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम है। इस मेडिसिन का इतना इफेक्ट कम है कि इसे कोई गरीब आदमी भी नहीं खरीदेगा। इस मेडिसिन को टॉनिक कहना भी टॉनिक की बेइज्जती होगी। तभी वो देखती है कि टीवी में एक एड आ रहा होता है जिसमें एक मार्शल आर्टिस्ट कह रहा होता है, उसमें ये बता रहा होता है कि कैसे एक मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोगों का पास्ट बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। हमें अब अपने भविष्य के बारे में सोचना है और हम लोगों को अपने भविष्य को प्रोटेक्ट करना है। और इन सभी चीज के लिए तुम्हें ताकत की जरूरत होगी और तुम्हें ये ताकत ड्रैगन लेग टेस्टोनिक पिल से देगा और ये पिल्स आपके लिए बिल्कुल लाभदायक साबित होगा। एडवर्टाइजमेंट की ये सारी बातें सुनकर वो लेडीज बहुत दुखी होने लगती है और सोचने लगती है, मार्शल आर्ट लगातार डेवलप हो रहा है और मेडिकल इंडस्ट्रीज भी दिन पर दिन एडवांस होते जा रहा है। यहाँ पे हर दिन कोई न कोई नया एडवांस मेडिसिन बनी जाता है, जहाँ पे एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन पे भारी पड़ते जा रहा है। मेरा फैमिली इतना पीछे हो गया, इसकी वजह ये है कि हम लोग अब तक पुराने आदतों को ही अपनाए हुए हैं और हम लोग को कोई भी नया काम करने से पहले सभी लोग को बातचीत करनी होती है, जिस वजह से हम लोग को रिसर्च करने के लिए पूरी आजादी नहीं मिल पाती है। मेरे मेडिकल का नाम जॉनसन मेडिकल हॉल है और वो अब भी 100 साल पुराना मेडिसिन से बेच रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों ने अपना पूरा वैल्यू खो दिया है। अब हम लोग का पूरा मेडिकल हॉल समाप्त होने की कगार पे है। अगर हम लोग अभी भी नया कोई मेडिसिन नहीं डेवलप कर पाते हैं तो हम लोगों को इस मार्केट में बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। और ये मेडिकल हॉल जो मैं अभी चला रही हूँ, इसे डैड ने मुझे पर्सनली दिया है। और वो रिसेप्शन की तरफ जाते हुए सोचती है, ठीक है अभी हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। अगर हम लोग कोई नया मेडिसिन डेवलप नहीं भी कर पाते हैं तो इस कंडीशन में हमें कोई दूसरे मेडिसिन से कोलैबोरेट करना होगा। मिस्टर जैंग जो कि पड़ोस की सिटी में रहते हैं, उसने अभी अभी नया ये मेडिसिन डेवलप किया है। मुझे किसी भी कीमत पे वो मेडिसिन चाहिए। मेरी फैमिली ऊपर उठेगा या नहीं, ये सब उसी मेडिसिन पे डिपेंड करता है। और हम देखते हैं कि वो लेडी शॉपकीपर के पास चली जाती है। वो आदमी कहता है, मिस ही आप पड़ोस के सिटी में जाने वाली थी, तो आप यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गए? और वो लेडीज लैब की तरफ जाने लगती है। ये देखकर के वो दुकानदार घबराने लगता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि मिस ही अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये तो मेरे सपनों की राजकुमारी जैसी है। और दुकानदार अपने मन में सोचने लगता है कि वो दुकानदार और मिस ही दोनों साथ में है, जिसमें वो कह रहा होता है कि वो मैं ही हूँ जो मेरे राजकुमारी को प्रोटेक्शन दे सकता हूँ और पूरी जिंदगी भर के लिए हम दोनों कपल बन के रह सकते हैं। उसके बाद मैं पूरी तरह से सक्सेस हो जाऊंगा और जिंदगी में मुझे जो भी चाहिए वो सब मुझे मिल जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब कोई नोबल की तरह नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी शॉपकीपर पे चिल्लाने लगती है।
तभी शॉपकीपर अचानक से अपने सपनों से बाहर आ जाता है और वो कहता है, मिस ही आपको क्या हुआ है, मैं तो यहीं पे हूँ। तभी मिस ही लैब के ड्रेस को उठा करके दिखाती है और कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे लैब में तुमने किसे घुसाया था और मेरा ये ड्रेस गंदा कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो दुकानदार अपने मन में कह रहा होता है कि जब ये गुस्सा करती है तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है और वो उसके सामने चेहरे पे डरावना भाव लाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कैसे हो गया। वो लेडी कहती है, ठीक है तुम ये सब भूल जाओ, कल से तुम काम पे मत आना। ये सुनकर शॉपकीपर घबराते हुए कहता है, मिस ही मुझे ये सब एक्सप्लेन करने दीजिए। हम देखते हैं कि मिस ही सारे बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करके कचरे के बॉक्स में डाल देती है और वो कचरे को डालते हुए कहती है कि ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ है, मुझे अपने सारे इक्विपमेंट को फिर से धोना होगा और इसने तो सारे टेबल को भी गंदा कर दिया है और यहाँ तक कि उस इंसान ने तो मेरे लेजर कंट्रोल का भी यूज किया है। तभी वो एक ट्यूब को देखती है और वो अपने मन में सोचती है, ये तो म्यूटेंट ग्रीन लिजार्ड है, क्या इसने म्यूटेंट ग्रीन लिजार्ड के पावर को एक्टिवेट किया था। लेकिन इस लिजार्ड का चमड़ा तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे इस आदमी ने इसके बदन पर से निकाल लिया है। मैंने इस तरह के मेथड के बारे में पहले कभी नहीं सुनी थी। देखने से मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जरूर कोई ऐसा आदमी है जो कि वो अपने खुद का मेडिकल मेथड डेवलप करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी खुद का मेडिसिन डेवलप करना चाहता है। और वो आगे कहती है, खुद का मेडिसिन डेवलप करना, इस प्रोसेस में तो बहुत ज्यादा नॉलेज लगता है और बहुत सारे इक्विपमेंट भी लगते हैं और इसमें तो बहुत सारे फंड की भी जरूरत होती है और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद का लैब भी नहीं है, वो किस तरह का मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो तो कुछ ऐसा चीज अचीव करना चाह रहा है जो कि बिल्कुल एक सपने की तरह है। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैं भी तो बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। उसकी नजर अचानक इल्यूशन के बनाए हुए मेडिसिन ट्यूब पे पड़ता है। उसे देखकर वो कहती है, उसने मेरे एल्केमिक लैब को यूज किया है और उस शख्स ने मेरे कुछ सामानों को भी तोड़ दिया है। आखिरकार मेरे स्टोर में आज और कितनी सरप्राइज मिलने वाली है। यह कहकर वो उस ट्यूब को उठाती है और हम देखते हैं कि उस ट्यूब में जो मेडिसिन बना होता है उसे स्मेल आना शुरू हो जाता है। उस स्मेल को सुन करके वो लेडीज घबराने लगती है और वो कहती है, ये स्मेल तो मून स्टोन को कंडेंस करने का है और इसमें टूना ट्री रूट भी मिलाया गया है। आखिर ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है और इसका प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये किस तरह का मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तभी वो अचानक कुछ सोचने लगती है और उस ट्यूब में से एक दवाई निकाल के थोड़ी चाटती है कि वो अचानक से एकदम शॉक्ड हो जाती है। इधर हम उस शॉपकीपर को देखते हैं जिसे किन्हीं ने दुकान से निकाल दिया होता है। वो दुकानदार कह रहा होता है कि ये सब उस कमीने की गलती है। अगर मैं जानता कि ये सब मेरे साथ होने वाला है तो मैं उसे पैसा कभी नहीं लेता। मेरी राजकुमारी, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग का जो डेस्टिनी था वो अब यहीं समाप्त हो रहा है। काश मैं अपनी राजकुमारी को एक बार और देख पाता। और वो मायूसी नजर से लैब की तरफ मुड़ करके देखने लगता है। तभी वो देखता है कि मिस ही दौड़ते हुए उसके तरफ आ रही होती है और वो कह रही होती है, तुम मेरे लिए वहीं पे रुको। ये देख करके उस दुकानदार की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो खुशी से अपना सामान फेंकते हुए कहता है कि मैं जानता था कि आप मेरी बहुत ज्यादा परवाह करती है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना पूरा जिंदगी आपके साथ ही बिताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि मिस ही उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछती है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा लैब किसने इस्तेमाल किया था, मैं अभी उसे देखना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि वो दुकानदार कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। मिस ही पूछती है, क्या तुम बहरे हो गए हो, मैं जो बोल रही हूँ क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम यहाँ पे काम कर सकते हो और मैं तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर दूंगी। वो दुकानदार कहता है, मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर है। मिस ही उससे मोबाइल छीनते हुए कहती है, तुम मुझे ये दे दो। और वो अपने मन में सोचने लगती है, वो जो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन था उसके ब्लड स्ट्रेंथ का इफेक्ट कम से कम 10 गुना ज्यादा तो होगा ही अभी के ब्लड स्ट्रेंथ टॉनिक से। और अभी जो ब्लड स्ट्रेंथ टॉनिक है उसका मार्केट प्राइस $100,000 है। इसके अलावा इसका इफेक्ट स्किन को इम्प्रूव करने और वाइट करने में भी होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहा है उसका प्राइस $5,000 से भी कम है। ये मेडिसिन तो इस मेडिसिन की दुनिया में भूचाल ला के रख देगी। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया है। और वो लुशियन को फोन लगाते हुए सोचती है,
अब ये मेरे ही फैमिली के लिए एक मौका है कि वो अपना खोया हुआ स्टेटस फिर से पा ले। इधर हम लूशन को देखते हैं जो कि जोरदार प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद लूशन अपनी आंखों को खोलता है और वो मन में सोचता है, मैंने अभी स्टेलर बॉडी रिफाइन टेक्निक का प्रैक्टिस किया है और जैसा कि मुझे रैंक 11 मार्शल आर्ट टेक्निक से उम्मीद था, इसका एबिलिटी तो अद्भुत है और इसका प्रैक्टिस करने की वजह से इंसान के बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी को एक अच्छे लेवल पे पावरफुल बना सकूं। और वो आगे सोचता है नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक का भी अपना अलग काम है और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्रीदिंग टेक्निक के बिना स्टेलर बॉडी रिफाइन टेक्निक का इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। मेरा हेल्थ स्टेटस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका सीधा सीधा इफेक्ट मेरे बॉडी में देखा जा सकता है और मैंने आज 12 पोर्शन बनाए हैं। अभी के जो मेरा करंट फिजिक है उसके लिए 2 पोर्शन ही काफी होगा और मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं 6 दिन में और ज्यादा दवा बना पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि लूशन का फोन रिंग करने लगता है। लूशन उसे रिसीव करता है। इधर से मिसी बोलती है, मास्टर हेलो, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। आपने अभी जो हम जियांगशांग मेडिकल हॉल का लैब जो इस्तेमाल किया था, मैं उसका इंचार्ज बोल रही हूँ और मेरा नाम ही शू है। मैंने आपका टॉनिक को देखा है जिसे आपने छोड़ दिया था। मैं आपके साथ उस मेडिसिन के लिए कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि लूशन कहता है, ठीक है, मैं तुमसे 1 हफ्ते के बाद मिलता हूँ। ये सुनकर मिस शू घबराने लगती है और कहती है, अगर पॉसिबल हो तो क्या हम लोग उससे पहले मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तब तक लूशन फोन को काट चुका होता है। मिस शू जाती है और फ्रैंक के कलर को पकड़ लेती है और कहती है, क्या मुझे उसके लिए 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा? फ्रैंक, अभी से उस मास्टर से मिलवाना अब तुम्हारा काम है। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसे ढूंढ पाओ। अगर तुम उसे 6 दिनों के अंदर में ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगी और तुम उसे जितनी जल्दी ढूंढोगे दिन प्रतिदिन तुम्हारा उतना 10,000 बढ़ता जाएगा। ये सुन करके फ्रैंक एकदम से खुश हो जाता है और वो कहता है, बॉस क्या आप अपने बातों पे अड़ी रहोगी? तभी फ्रैंक कुछ सोचते हुए कहता है, बॉस आपको कुछ हो गया है क्या? जिसने लैब का इस्तेमाल किया था उसकी उम्र तो 20 साल भी नहीं होगी और वो देखने में तो बस एक मामूली सा स्टूडेंट लग रहा था। क्या वो सच में एक एल्केमिक मास्टर है जिसके बारे में अभी बात कर रही थी? ये सुन करके मिस सुसु बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, क्या वो एक स्टूडेंट है? आखिरकार वो है कौन? अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशन अपने सपने में होता है और वो अपने सपनों में ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और वो देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, जिसे देखकर लूशन कहता है, मेरा आज का टारगेट यही है। लूशन उसके तरफ भागते हुए कहता है, मैं आज देखना चाहता हूँ कि एक रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट क्या सच में रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकता है। और हम देखते हैं कि लूशन जैसे ही नजदीक आता है कि वो ज़ॉम्बीज़ पहले उस लूशन पे हमला कर देता है, लेकिन लूशन अपने हाथों से उसे डिफेंड कर लेता है और डिफेंड करते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने जितनी ताकत से मुझ पे हमला किया था ये तो कम से कम मेरे से दुगना स्ट्रांग होगा। अगर इसका हमला डायरेक्ट मेरे सर पे लग जाए तो मैं तो इसे सह भी नहीं पाऊंगा। हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी लूशन पे फिर से जोरदार हमला करता है, लेकिन लूशन उस ज़ॉम्बीज़ के हमले से बच के तुरंत उसके पीछे आ जाता है और एक पंच मारकर उसे जमीन पे गिरा देता है और वो अपने किक का जोरदार प्रहार करते हुए उसके सर की धज्जियां उड़ा देता है। उसके बाद लूशन कहता है, जिस ज़ॉम्बीज़ को मैंने अभी मारा है वो इस सिटी को मॉन्स्टर से बचाता था। ये पहले मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन अब इन सभी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बीज़ का मेमोरी और एनर्जी लूशन के अंदर जाने लगता है। लूशन कहता है, जब ये ज़ॉम्बी जिंदा था तो ये लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट था। ओहो, तो यही मेन वजह है कि इसका पंच इतना ताकतवर था। अगर इसके पास दिमाग की कमी नहीं होती तब तो मैं अभी अपना जान भी गवा देता। इसके पास दिमाग की कमी थी, इसी वजह से मैं इसे लड़ पाया, नहीं तो मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं हरा पाता। और मुझे मार्शल आर्ट के तीनों मेन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए मुझे 1 सप्ताह हो गया है और इसी वजह से मेरी हेल्थ स्टेटस लगातार बढ़ा है और मेरी बॉडी में ताकत भी बहुत ज्यादा आ गई है। मैंने अभी इसके पूरे मेमोरीज और टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लिया हूँ। अगर मैं इसे अपने 3 मेन टेक्निक से जोड़ दूँ तब तो मैं और भी ज्यादा पावर हासिल कर लूंगा। तब तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कि लूशन के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, लेकिन लूशन सारे हमलों को जोड़ करके एक जोरदार हमला करता है जिसे स्टेलर इम्पैक्ट कहते हैं और इस इम्पैक्ट की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ मारे जाते हैं। अगले सीन में हम लूशन को जूडो हॉल में देखते हैं, जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट से जाके कहता है, हेलो,
क्या मैं यहाँ पे हेल्थ स्टेटस चेक करने वाले मशीन को रेंट पे ले सकता हूँ? और यहाँ पे क्या कोई रूम खाली है? वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, अरे बच्चे तुम फिर से यहाँ आ गए, क्या तुम्हारी एग्जाम जल्दी आने वाली है? हेल्थ स्टेटस कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है जो कि इतने समय में ही कम समय में बढ़ जाए। लूशियन हंसते हुए कहता है, नहीं मैम, मैं तो बस वैसे ही उत्साहित हूँ कि कहीं मेरा हेल्थ स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया हो। और लूशियन अपने मन में सोचने लगता है, ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। मैं इस महीने में 2 बार आ चुका हूँ और नॉर्मली बार में तो एक आदमी वो कुछ महीने में 1 बार आते हैं या फिर 6 महीने में 1 बार आते हैं। यहाँ तक कि स्कूल अपने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए वो मंथ में अपने स्टूडेंट को 1 बार ही इस्तेमाल करने को मशीन देती है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, रूम नंबर 206 अभी खाली है, तुम खुद से वहाँ चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन अपने कमरे में होता है और वो कहता है कि अगर मेरा एबिलिटी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पे आने का जहमत भी नहीं उठाता और बार बार मैं अपने स्टेटस को भी नहीं चेक करता। चलो ठीक है, मैं सबसे पहले अपने हेल्थ स्टेटस को चेक करता हूँ। और यह कह के वो मशीन पे हाथ रख देता है और वो जैसे ही उस मशीन पे हाथ रखता है कि उसका हेल्थ स्टेटस उसमें 50.6 शो करने लगता है। ये देख करके लूशियन शॉक होते हुए कहता है, क्या बस 50.6? ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं सही से देखूँ तो मैं रैंक 2 के मार्शल आर्ट को भी पार कर चुका हूँ। अगर मैं इन सभी बातों के बारे में सोचूं तो इसका एक सेंस भी बनता है कि मैंने जो मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो एक सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट है और उसपे से जो मैंने टॉनिक का इस्तेमाल किया है वो 10,000 साल फ्यूचर में भी एडवांस है। अगर मैं इस तरह का कुछ रिजल्ट नहीं पाता तब जाके मुझे कुछ अजीब लगता। ठीक है, अब मैं थोड़ा अपना कॉम्बैट पावर चेक कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि लूशियन एक पंच अपने उस मशीन पे मारता है और उसका रिजल्ट 3137 आ रहा है। ये देख करके लूशियन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या इतना ज्यादा? ये तो रैंक 2 के मार्शल आर्ट से भी कई गुना ज्यादा है। क्या ये सब उस फिश टेक्निक की वजह से हुआ है? अगर इस स्किल को अगर मैं अपने मार्शल आर्ट कॉम्बैट में इस्तेमाल करूं तो मेरा कॉम्बैट पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो ये सोच करके कहता है, ठीक है, मैं इसे एक बार और इस्तेमाल करता हूं। और वो दोनों पावर को इस्तेमाल करके फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन बड़े आराम से उस कमरे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है, बच्चे क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? और बेटा तुम्हारे चेहरे को देखने से तो लग रहा है कि तुम अपने हेल्थ स्टेटस से बहुत सेटिस्फाइड हो। लूशियन कहता है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, ठीक है, तो तुम अपने एग्जाम में बेस्ट देना। और लूशियन वहाँ से चला जाता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, आजकल के बच्चे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं और जब ये स्माइल करता है तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़कियों की लड़का आता है। लड़की का नाम नी स्वांग होता है और ये मार्शल आर्टिस्ट हॉन स्वांग की बेटी होती है। वो रिसेप्शन के पास आते हुए कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? रिसेप्शनिस्ट कहती है, सीनियर सिस्टर मिंग और लिटिल ब्रदर आप दोनों यहाँ पे आए हैं। नी कहती है, मैं अपने छोटे भाई को यहाँ पे मेडिकल बात के लिए लाई हूँ और मैंने पहली बार देखा है कि आपका आंखें इतनी ग्लो कर रही है। क्या वो आदमी यहाँ पे किसी चीज के लिए आया था? रिसेप्शनिस्ट शर्माते हुए कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो लड़का तो केवल एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, बस वो थोड़ा सा हैंडसम है। नी का भाई बोलता है, हैंडसम होने में कौन सी बड़ी बात है? तुम इस हैंडसम से अपने जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकते हो और इस मार्शल आर्ट की दुनिया में इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं उसे देखूं तो वो बस किसी ऑर्डिनरी फैमिली का बच्चा लग रहा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो कितना भी मेहनत करे, वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। तभी नी अपने मन में सोचती है कि गरीब बच्चों के लिए एकेडमी है और रिच आदमी के लिए मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सों की जरूरत होती है, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरा ये जो छोटा भाई है लान, वो बचपन से ही टॉनिक का इस्तेमाल कर रहा है। इसका हेल्थ स्टेटस बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छा है और ये अभी बहुत सारे मार्शल आर्ट की टेक्निक का प्रैक्टिस भी कर रहा है, जो अभी नॉर्मल परिवार के बच्चे होते हैं उसका और इसमें बहुत ज्यादा गैप है। इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। तभी नी अपने भाई को मारते हुए कहता है, तुम अपने आप को एक ऑर्डिनरी बच्चे के फैमिली से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारे पास अच्छी अच्छी रिसोर्सेज हैं और तुम्हें अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुमने अब थोड़ा सा ही अचीवमेंट हासिल किए हो। लैन बोलता है, सिस्टर मैं गलत हूँ, मैं तो बस आपसे कुछ बातें करना चाहता था।
और मैं ये देखना चाहता था कि आखिर उस बच्ची का रिजल्ट क्या है। उसकी बहन बोलती है, लेकिन क्यों? अभी जो लड़का यहाँ से गया है वो मेरे से कुछ साल बड़ा दिख रहा है और वो ऊपर से वो एक स्टूडेंट भी है। मैं तो बस उससे अपने आप को कंपेयर करना चाहता हूँ और मैं यह देखना चाहता हूँ कि इन दिनों की मेरी कड़ी मेहनत का क्या रिजल्ट है, नहीं तो मैं कुछ अजीब फील करने लगूंगा। नी कहती है, ठीक है चलो तुम जीते, लेकिन तुम ये हमेशा याद रखना वो एक ऑर्डिनरी बंदा है और इससे तुम ज्यादा खुश मत हो जाना। तभी रिसेप्शनिस्ट लूशन के कमरे का वीडियो दिखाते हुए कहती है कि वो यहाँ पे केवल अपने हेल्थ स्टेटस को चेक करने आया था, मैं आपको सीधा वही दिखाती हूँ। तभी नी कहती है, इसका नाम लूशन है और वो केवल एक स्टूडेंट है। और वो जैसे उस कमरे का रिजल्ट देखती है कि एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसके चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो रिजल्ट देख करके लैग जमीन पे ही गिर जाता है और वो कहता है, क्या ये मशीन खराब हो गया है या टूट गया है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, ये तो नामुमकिन है, हमने तो कल ही इसका सर्विस करवाया था। तभी नी कहती है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सच है। नी रिसेप्शनिस्ट से कहती है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई एड्रेस या कांटेक्ट नंबर है? जल्दी से जाकर सारे स्टाफ से कांटेक्ट करो और जाकर पता करो कि वो स्टूडेंट किस एरिया में रहता है, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से जाते हुए कहती है, वो यहाँ का मेंबर नहीं है, इसलिए उसका यहाँ पे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो तो यहाँ पे बस ऐसे ही आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पे जरूर नजदीक ही रह रहा होगा। और वो फिर से टैब में देखते हुए कहती है, लूशन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। अगला सीन हम टैक्सी का देखते हैं जहाँ पे लूशन होता है। वो टैक्सी ड्राइवर कह रहा होता है, बच्चे तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो, अगर हम लोग फिर से मिले तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से जरूर मिलवाऊंगा। लूशन कहता है, ठीक है, और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि वो भी अपने काम में कुछ ज्यादा ही पैशनेट है, मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं मार्शल आर्ट एसोसिएशन जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे मार्शल आर्ट 2 रैंक का सर्टिफिकेट लेना है। तो वो पक्का समझता कि मैं पागल हो चुका हूँ और तब जाके वो मुझसे बात भी नहीं करता। और वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है कि अंदर से एक आदमी बाहर निकलते हुए आता है और वो कहता है, नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मेरे घर पे तो मेरा कमबैक पावर 150 ही था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया है? और हम देखते हैं कि वो गेट के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि पास का एक आदमी कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन का जो मशीन है वो ऑफिशियल के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हमारा रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस पास ही किए हैं। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, यहाँ की मशीन बहुत पावर को झेल सकती है, अब मैं जरूर पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। हम लूशन को देखते हैं कि जो एक काउंटर पे जाता है और वो एक लेडीज से पूछता है, हेलो, मैं यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट का एक सर्टिफिकेट बनवाने आया हूँ। वो लेडीज कहती है, तुम इस फॉर्म को भरो, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। ये देखकर लूशन अपने मन में सोचता है कि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आके कर भी क्या सकता हूँ। अब देखते हैं कि वहीं पे 2 लड़के को, जिसमें से एक कह रहा होता है, क्या तुमने वो देखा कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या वो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए आई है? दूसरा लड़का कहता है, हाँ मैंने देखा, वो इतनी जवान है, फिर भी उसने यहाँ आने की हिम्मत की, वो तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, वो तो अपने एबिलिटी और देखने में भी दोनों में बहुत अच्छे हैं। लूशन मन में सोच रहा होता है कि जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं वे सभी 25 साल की उम्र से ज्यादा है और वे लोग अभी जवान समझे जा रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की है ये तो मुझसे भी ज्यादा जवान है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और सभी को हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम वहाँ पे एक कपल को देखते हैं जिसमें से एक लड़का कहता है कि आज मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला हूँ, आज मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। लड़की कहती है, डार्लिंग तुम अपना बेस्ट देना, तुम इसमें जरूर सक्सेस होगे। तभी हम देखते हैं कि पीछे जो आदमी आ रहा होता है वो अपनी उंगली से उस लड़के को हटा देता है और वो कहता है कि मेरे लिए रास्ता दो। वो लड़का जैसे ही उस आदमी को देखता है वह घबराना शुरू कर देता है। उसे देखकर सभी लोग ये कह रहे होते हैं, इसका क्या मस्त फिजिक है, इसने कितना मस्त बॉडी बनाया है, अगर मैं अपने जैसे 2 लोगों को जोड़ दूं तब जाके मैं वैसा बन पाऊंगा, ये तो सच में बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि उस कपल में की जो लड़की होती है उस आदमी को बोलने लगती है कि तुम आके सोच क्या रहे हो और तुम हो कौन, मैं यहाँ पे पहले आई थी, तुम जाकर पहले लाइन में लगो। हम देखते हैं कि वो आदमी ऑफिसर्स को अपना फॉर्म दे देता है। वो ऑफिसर्स देखते हुए कहता है कि तुम सबसे पहले जाओ। और ये आदमी जो है ये रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट लेने आया है। वो कपल में से जो लड़की थी रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट का नाम सुनते ही घबराने लगती है। सभी लोग उसी के बारे में बात करने लगती है और कह रहे होते हैं कि पूरे बाह्य सिटी में केवल 10 ही ऐसे हैं जो 3 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है। लूशन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट
आर्टिस्ट का स्ट्रेंथ सबसे सुप्रीम माना जाता है और जो जितने हाई रैंक पे होता है वो बहुत ज्यादा रिसोर्स ले सकता है और वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। और हम देखते हैं कि जो आदमी सबसे आगे गया होता है उसका नाम जो चैंग फैंग होता है। उसे टेस्ट करने के लिए सबसे आगे भेजा जाता है। वो सबसे पहले अपना हेल्थ स्टेटस चेक करता है। हम कपल में के लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है वो तो यहाँ पर केवल रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट का टेस्ट देने के लिए आया है और ये गारंटी भी नहीं है कि वो रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन ही जाएगा। हम देखते हैं कि कपल में का लड़का उसे रोकता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। चैंग फैंग जैसे ही टेस्ट मशीन पे हाथ रखता है कि उसका हेल्थ स्टेटस 107 आता है। ये देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं ये तो जितना जरूरी था उससे भी ज्यादा है। और कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी ने अपने हेल्थ स्टेटस को 100 से पार कर लिया। और अगले टेस्ट में उसे अपने कमबैक पावर को टेस्ट करना होता है। वो एक जोरदार पंच मशीन पे मारता है जिसके वहाँ पर एक जोरदार तूफान जैसा माहौल बन जाता है। सभी लोग उस तूफान जैसे हवा के कारण पीछे जाने लगते हैं लेकिन लुशियन बिल्कुल आराम से वहाँ पे खड़े का खड़े रह जाता है। और तभी हम उसके कॉम्बैट पावर का रिजल्ट देखते हैं जिसका नंबर 10,831 होता है। वो ऑफिसर्स बोलता है जांग चैंग तुम्हें बधाई हो, आज से तुम रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट हो और उसे बाह्य मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। आज से तुम मंथली पेमेंट रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर लोगे। चैंग फैंग पीछे मुड़ के देखता है तो दो आदमी अभी पीछे खड़ा होता है जिसमें सबसे जवान एक लड़की होती है। वो लड़की घबराते हुए कह रही होती है कि इसका हेल्थ स्टेटस 100 से ऊपर है और कमबैक पावर तो 10,000 से भी ज्यादा है। ये रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है और इसके एक पंच के कारण यहाँ पर हवा का प्रेशर बन गया है जिसके वजह से फर्स्ट रैंक का मार्शल आर्टिस्ट वो लोग तो जमीन पे गिर गया। अगर सीधे शब्द में कहूँ तो ये तो एक टर्मिनेटर है। तभी लुशियन कहता है क्या रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट का यही स्टैंडर्ड होता है? ये सुनकर वो जवान लड़की कहती है इसके कहने का मतलब क्या है? हालांकि हवा के इतने जोरदार प्रेशर होने के बावजूद भी वो आराम से खड़ा था लेकिन ये फिर भी ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे ये बहुत बड़ा आदमी हो। लुशियन ऑफिसर्स के पास जाते हुए कहता है क्या मैं अब अपना टेस्ट दे पाऊंगा क्योंकि अब लाइन में भी कोई नहीं है। वो ऑफिसर्स मन में सोचता है कि अभी पंच की वजह से यहाँ पे जो हालात हुए थी वो उस हालात को आराम से झेल गया है। इसका मतलब ये है कि इसका मेंटेलिटी बहुत अच्छा है। वो ऑफिसर कहता है ठीक है लुशियन अगला टेस्ट अब तुम दोगे और वो लुशियन से कहता है कि तुम नर्वस मत होना, बस तुम्हें अपने हार्ट को नॉर्मल रखना है। हम लुशियन को देखते हैं जो अपना हाथ मशीन पे रख देता है और उसका हेल्थ स्टेशन 15.7 आता है जिसे देख करके ऑफिसर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो जवान लड़की भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। ये आदमी तो केवल 17-18 साल का ही होगा, आखिर ये है क्या इसके नस में खूनों की जगह पे कोई दवाइयाँ दौड़ रही है? इधर हम चैंग फैंग को देखते हैं वो कह रहा होता है क्या ये रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी बस मात्र 18 साल की उम्र में। ये तो सच में बहुत जवान है। मैं अगर सोचूं तो इस बच्चे की हेल्थ स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन कॉम्बैट पावर को चेक करने वाले मशीन के सामने आ जाता है और ऑफिसर्स कह रहे होते हैं कि तुम जाओ चैंग फैंग की तरह मत करना, अगर तुम यहाँ पे और भी ज्यादा टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जब तक तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो जाओ तब तक तुम कर सकते हो। लुशियन कहता है आपका ये सब कहने के लिए बहुत धन्यवाद लेकिन मेरा टेस्ट एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि लुशियन अपने स्टेलर पंच का यूज करता है जिसकी वजह से इतना सारा एनर्जी एक साथ रिलीज होता है कि ये देखकर चैंग फैंग के सब पसीने छूटने लगते हैं और वो जो जवान लड़की होती है उसकी तो आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। हम देखते हैं कि लुशियन अपना पंच मार देता है। हम देखते हैं कि उसके पंच के इम्पैक्ट की वजह से आसपास की सारी जमीनें टूट जाती है और उसका कमबैक रिजल्ट जो आता है वो 15,709 होता है। लुशियन अपने मन में सोचता है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद और स्टार पावर और नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद मेरे हमले का जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी ऑफिसर्स कहता है लुशियन तुम्हें बधाई हो, तुमने लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट के टेस्ट को पास कर लिए हो। नहीं रुको, तुम्हारा पावर तो लेवल 2 के भी मार्शल आर्टिस्ट को पास कर चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारा पावर तो लेवल 3 के भी मार्शल आर्टिस्ट के भी बाहर है। मुझे माफ कर देना, मैं अभी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के इस एसोसिएशन के हेड से बात करता हूँ। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन किसी भी तरह के टैलेंट को नहीं खोएंगे, मेरा कहने का मतलब है जीनियस को, जैसा कि तुम हो। और वो वहाँ से भागते हुए कहता है मैं अभी आकर इस रिपोर्ट को सबमिट करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जॉब भी क्यों न खोनी पड़े। मैं तुम्हें इसका सही सलाह दूंगा, तुम चिंता मत करना। लुशियन ये सब देख करके कहता है क्या अब मैं वापस जा सकता हूँ?
अगले सीन में हम देखते हैं कि लुशियन जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे चैंग फैंग खड़ा होता है। तभी लुशियन उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। हम देखते हैं कि चैंग फैंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम जाओ चैंग फैंग है। तभी लुशियन उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम लुशियन है और चैंग फैंग से हाथ मिलाने की वजह से लुशियन के हाथों पे प्रेशर पड़ने लगता है। उन दोनों के हाथ मिलाने की वजह से वहाँ पर एक अलग तरह की एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिस वजह से चैंग फैंग के पसीने छूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे आदमी लुशियन को घेर लेता है और कहता है कि मेरा नाम मिस्टर लू है, क्या आप मेरे साथ हाथ मिला सकते हैं। दूसरा आदमी कहता है मेरा नाम हु चैंग मिंग है, क्या मैं आपके साथ कुछ मिनट तक बात कर सकता हूँ। तीसरा आदमी कहता है आप इधर देखिए। हम देखते हैं कि लुशियन उन सभी को चकमा देके वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग उसके पीछे दौड़ते हुए कहने लगते हैं मिस्टर लू आप प्लीज रुक जाइए। लुशियन दौड़ते हुए कहता है ये सब उस चैंग फैंग की वजह से हुआ है, वो तो यहाँ से निकल गया लेकिन मुझे उसमें फंसा दिया। तभी हम बाहर में क्वीन ही और उसके दोस्तों को देखते हैं कि सिस्टर यांग अभी तक बाहर नहीं आई है। मुझे पता नहीं है कि वो अंदर क्या कर रही है, वो ठीक भी है या नहीं मुझे ये भी नहीं मालूम है। क्वीन ही का फ्रेंड बोलता है तुम चिंता मत करो, उनके लिए रैंक 1 का सर्टिफिकेट लेना बहुत आसान है, वो तो बहुत जीनियस है। उसका दूसरा दोस्त बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी क्वीन ही देखती है कि लुशियन वहाँ से आ रहा होता है। लुशियन क्वीन ही के पास आते हुए कहता है क्वीन ही तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्वीन ही कहती है ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे करना चाहिए। एक इंसान जो कि सारा दिन स्कूल नहीं जाता है और अपने कमरे में सोया रहता है, उसका यहाँ पे क्या काम है। लुशियन अपने मन में सोचता है ये जानती है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन उसे ये बात कैसे पता चला कि हर समय मैं अपने कमरे में सोया रहता हूँ। लुशियन कहता है मैं यहाँ पे कुछ करने को आया था, लेकिन तुम लोग मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बाहर में क्या कर रहे हो। तभी क्वीन ही की दोस्त कहती है हेलो ब्रदर लू, हम लोग क्वीन ही के क्लासमेट है, मेरा नाम फैंग फैन फैन है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे फैन फैन बुलाते हैं और मेरे बगल में जो खड़ी है उसका नाम जू नाउ है। हम लोग आज सिस्टर यांग को कंपनी देने के लिए आए हैं क्योंकि वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। ब्रदर लू तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्वीन ने जो भी आपके बारे में मुझे बताया था आप तो बिल्कुल उससे अलग है। लुशियन कहता है मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और हम देखते हैं कि क्वीन ही ये सब सुनकर अपने दोस्तों पे गुस्सा करने लगती है। लुशियन क्वीन ही का सर सहलाते हुए कहता है मैं अभी वापस जा रहा हूँ। तभी उसका दोस्त बोलती है ब्रदर लू सैंग गुड बाय। हम देखते हैं कि फैंग फैंग बोल रही होती है तुम दोनों भाई बहन के बीच का रिश्ता तो बहुत प्यारा लग रहा है। क्वीन ही गुस्सा करते हुए कहती है तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक गद्दार हो। तभी जूनाव कहती है सिस्टर यांग बाहर आ गई है। सभी लोग सिस्टर यांग के पास जाते हैं। क्वीन ही पूछती है सिस्टर यांग क्या आपने टेस्ट को पास कर लिया है। यांग अफसोस करते हुए कहती है तुम मुझे इसकी याद मत दिलाओ, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है जिसके वजह से टेस्ट कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे अब दोपहर तक इंतजार करना होगा। फैंग फैंग घबराते हुए कहती है क्या वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, आखिर वहाँ पे किस तरह का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से टेस्ट को रोकना पड़ा। यांग लुशियन के बारे में सोचते हुए कहती है मुझे एक लड़का मिला था जो कि बिल्कुल मेरे उम्र का था, उसे एक मॉन्स्टर नहीं उसे एक डिमोन भी कहना खराब नहीं होगा, जिसका हेल्थ स्टेटस 50.7 है और उसका कॉम्बैट पावर तो मार्शल आर्ट के रैंक 3 के भी ऊपर चला गया है जो कि 15,000 से भी ज्यादा है। मैं हमेशा से सोचती थी मेरा टैलेंट सबसे अच्छा है, लेकिन मैंने जब उस इंसान को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसके सामने मेरा टैलेंट तो बस एक मजाक की तरह है। तभी फैंग फैंग पूछती है सिस्टर यांग क्या आप उस लड़के का नाम जानती हैं। यांग कहती है हाँ उस लड़के का नाम लुशियन है। यह सुनकर क्वीन ही और फैंग फैंग शॉक्ड हो जाती है। क्वीन ही कहती है क्या मेरा भाई। इधर हम लुशियन को देखते हैं जो सड़क पे होता है और इधर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन के कुछ लोग लुशियन को ढूंढ रहे होते हैं, जिसे देखकर कुछ औरतें कहने लगती है ये लोग कौन है, देखने में तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है। दूसरी औरत कहती है ये सब हांगकांग मार्शल आर्ट से है, मैंने सुना है कि ये लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी तीसरी औरत कहती है आखिर वो कौन शख्स है जिसने हांगकांग मार्शल आर्ट को उकसाने की कोशिश किया है, वो इंसान का सच में नसीब खराब होगा। ये मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, अगर इसने उस पर्सन को ढूंढ लिया तो उसके शरीर के सारे हड्डियों को तोड़ देगा। हम देखते हैं कि लुशियन वहीं से बड़े आराम से जा रहा होता है और हांगकांग मार्शल आर्ट के बारे में सोच रहा होता है और कहता है ये तो वही है ना जहाँ पे पिछले बार मैंने टेस्ट दिया था, क्या वहाँ के लोग सच में बहुत ताकतवर होते हैं। फिर वो कहता है ठीक है मैं इसे भूल जाता हूँ, इन सभी चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि लुशियन का फोन रिंग करने लगता है और हम देखते हैं कि ये मॉर्फिन का कॉल होता है। लुशियन सोचता है कि ये मेडिकल हॉल वाले फिर से मुझे कॉल कर रहे हैं, उसका फोन कट करके वो अपने पैकेट में रख लेता है और वो कहता है मैं अभी के लिए इसे इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है उससे ढेर सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए वे लोग क्वालिफाई है कि नहीं है, इसके लिए मुझे उन लोग पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुशियन सपने में होता है जहाँ पर वो
को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि मेरा पर्सनल हिस्ट्री मुझे फिर से दिखाओ। एली कहती है ठीक है, मैं प्रोसेस कर रही हूँ, और वो एक लुशियन का पर्सनल हिस्ट्री निकाल देती है, जिसे देखकर लुशियन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मैं 18 साल की ही उम्र में एक लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया, जिसके वजह से पूरे बाह्य सिटी में सनसनी फैल गई। इसके बाद मुझे बाह्य सिटी की तरफ से डोंगिंग जीनियस ट्रेनिंग कैंप में मुझे रिकमेंडेशन मिला। उसके बाद मैं डोंगिंग मार्शल आर्ट कॉलेज से मैं 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं मिलिट्री में चला गया और 5 साल तक मिलिट्री में वर्क करने के बाद मैं एक हायर ऑफिसर्स के स्टेटस के साथ रिटायर्ड हो गया और बाद में जाकर मैं बाह्य सिटी में ही शाइन मार्शल आर्ट हॉल बनवाया और 45 साल की उम्र में मैं 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया और 60 साल की उम्र में मैं 7वें लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बनने में नाकाम रहा। जुलाई 383 ईस्वी में जब बाह्य सिटी पर बिस्ट ने अटैक किया तो मैं उसके हमले में मारा गया था। उस समय मेरी उम्र 87 साल थी। लुशियन कहता है यानी कि मेरा भविष्य बदल सकता है और मैं अभी जो भी करता हूँ उसका इफेक्ट सीधा मेरे फ्यूचर पे पड़ता है। एक हफ्ते पहले मैं एक 4 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था जो कि 37 साल की उम्र में ही मारा गया था, लेकिन अब मैं 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ जिसने 80 साल से भी ज्यादा जिया है। अगर मैं ये उम्मीद करूँ कि अगर मैं 7वें लेवल का ग्रैंड मास्टर बन जाऊँ तो भी ये ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 7 रैंक तक पहुँचने के लिए मुझे अभी बहुत सारे रास्तों को पार करना होगा। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये थोड़ी सी बदलाव इस दुनिया के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे इस दुनिया के 10,000 साल पहले की किस्मत को बदलनी है तो मुझे इसके लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। यहाँ तक कि उसे बदलने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों को ताकतवर बनाना होगा और मुझे खुद भी बहुत ताकतवर बनना होगा। एक 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बनना ही काफी नहीं होगा और न ही 7 लेवल का, न ही 8 लेवल का, यहाँ तक कि 9 लेवल का सैंड मार्शल आर्ट भी भविष्य में एकदम से बेकार है। अगर मैं इस दुनिया का एंडिंग अच्छा बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी किस्मत को बदलनी होगी, लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो सकता है कि जब मैं 11, 10 या 11 का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊँ। लेकिन ये सब बस सोचने की बात है, लेकिन मेरे पास कम से कम उम्मीद तो है। अब मैंने अपना इरादा कर लिया है, मुझे इस पे अब लंबे समय तक चलना है और पीछे मुड़ के मैं कभी नहीं देखूंगा। अगले सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम जाओ ही होता है और वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन का असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो कि लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो किसी से टीवी पे बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि प्रोफेसर जाओ के लिए बस अब कुछ ही दिनों की बात है, वो अब बहुत जल्दी 7 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर वो अपनी मेहनत दूसरे लोगों के एजुकेशन के लिए लगा दे। प्रेसिडेंट जाओ बोलते हैं मुझे अब टीच करना बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ मार्शल आर्ट डाओ जीनियस हमारे बाह्य सिटी में भी हो, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बाह्य सिटी में कोई भी पुरानी मार्शल आर्ट डाओ फैमिली नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के पास एबिलिटी और रिसोर्स की बहुत कमी है। इसकी वजह से यहाँ पे टैलेंटेड लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे मैं कुछ कर सकूँ। तभी वो सामने में टीवी वाला आदमी कहता है प्रेसिडेंट जाओ अब ट्रेनिंग कैंप का समय आने वाला है, जहाँ पे कुछ साल हो गया है, क्या अब हम लोग को वहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए कुछ भेजना होगा। वो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोगों को शर्मिंदगी से बचने के लिए इस साल हम लोग किसी को नहीं भेजेंगे। और ये कहकर वो अपने लाइन को कट कर देता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट जाओ गुस्सा करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे एक जीनियस को ढूंढना है। अगर मैं टॉप लेवल के पोजीशन पे होता और मेरे पास वो सारी रिसोर्सेज होती तो मैं यहाँ पे बैठ के कुछ लिख नहीं रहा होता। इस तरह से अपने आप रैंक को ऊपर करना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट जाओ की असिस्टेंट आ जाती है और वो कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट मार्शल आर्टिस्ट के टेस्ट में कुछ अजीब हुआ है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो और तुमने पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, आखिर ऐसा क्या हो गया है। वो असिस्टेंट घबराते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा प्रेसिडेंट लेकिन ये मैटर बहुत अर्जेंट है। अभी जो उस टेस्ट का एडवाइजर था उसने ये बोला है कि आपको जाकर सीधा ये दिखा दे, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वो जैसे ही टैब में देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है और वो कहता है ये लड़का 18 साल का है और वो 2 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है और उसका बैटल पावर 15,000 है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं उसके बारे में मुझे जल्दी से और रिकॉर्ड दिखाओ और उसमें देखता है कि लुशियन अपना टेस्ट दे रहा होता है। ये देखकर प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं ये फाइटिंग का परफेक्ट टेक्निक है। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है आपके कहने का मतलब क्या है प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं ये तो परफेक्ट फाइटिंग टेक्निक है। उनके असिस्टेंट कहती है प्रेसिडेंट इसका क्या मतलब है। प्रेसिडेंट जाओ लुफसैंग का वीडियो देखते हुए कहती है तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो तुम लोग इस सब चीजों के बारे में नहीं समझ सकती हो। तुम्हें बस इतना ही जानना होगा ये लड़का जो अपना स्किल दिखा रहा है वो टेक्निक बहुत ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन मैं शॉक इस बात से हूँ ये इतनी परफेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल 18 साल की उम्र में ही कर ले रहा है। यहाँ पर 10 से ज्यादा लोग नहीं है इस दुनिया में जो कि ऐसा कर पाए होंगे। प्रेसिडेंट जाओ चौंकते हुए कहते हैं यहाँ तक अगर ये परफेक्ट फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी कर रहा है तो इसके लिए हेल्थ स्टेटस 15.7 होते हुए ये सब कर लेना बिल्कुल नामुमकिन है और इसने अपना बैटल पावर तो 15,000 के ऊपर पहुँचा लिया है। और एक परफेक्ट फाइटिंग टेक्निक युद्ध में मार्शल आर्टिस्ट का पावर डबल कर देता है। ये अभी सिर्फ 18 साल का है और इसके हेल्थ स्टेटस से 10 गुना ज्यादा इसका बैटल पावर है। और सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो ये है कि ये एक ऑर्डिनरी फैमिली से है और मैं इन्हीं सब बातों को सोच करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा हूँ। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाब खुशी के मारे अपने असिस्टेंट्स को गोद में उठा लेते हैं और वो खुशी से कहता है लिटिल जू ये तो करोड़ों में एक सबसे यूनिक मार्शल आर्टिस्ट है। और ये खुशी की बात ये है कि हमारे बायहन सिटी में है। और ये कह करके प्रेसिडेंट जाब खुशी के मारे अपने असिस्टेंट्स को गोद में लेकर पूरे गोल गोल घुमाने लगते हैं। असिस्टेंट्स कहती है ये गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं सारे लोगों में मार्शल आर्टिस्ट का जो कल्टीवेशन करते हैं तो उन्हीं सब में से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अपने अंदर के बहुत ज्यादा पावर को जगा लेता है। कोई ऑर्डिनरी आदमी उसके ताकत को इमेजिन भी नहीं कर पाएगा और वो जब अपने पावर को अवेगन करता है तो उसका हेल्थ स्टेटस एकदम रॉकेट की तरह बढ़ता है और उसके पास एक यूनिक तरह का पावर होता है। फिर भी उसकी पावर धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है और ऐसे ही लोगों को गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। प्रेसिडेंट जाओ अपने जैकेट को पहनते हुए कहते हैं जल्दी करो मैं खुद जाकर लुशियन के घर पे जाकर उससे मिलना चाहता हूँ और उसके माँ बाप से बातचीत करता हूँ और इतने अच्छे बेटे को जन्म देने के लिए मैं उनके माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। असिस्टेंट जू कहती है ठीक है मैं अभी जाकर ड्राइवर को खबर दे देती हूँ कि जाने की वो तैयारी करे। इधर हम लैंड को देखते हैं जो कह रहा होता है सिस्टर मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। नी कहती है वो कौन है। लैंड कहता है उसका नाम लुशियन है और वो बाह्य इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट है। उसके पिता एक वर्कर है और उसकी माँ एक कैशियर है। उसकी एक बहन भी है और उसका पूरा फैमिली ब्लॉक नंबर 15 में रह रहा है। तभी वो कहता है सिस्टर नी आप उससे क्यों ढूंढ रहे हैं, वो तो एक गरीब परिवार का लड़का है। नी कहती है तुम शांत रहो और तुम क्या सोच रहे हो। और वो फोन पे बात करते हुए कहती है मैं सब समझ गई हूँ लेकिन मैं नहीं समझ रहा था कि ये लोग इतने फास्ट होंगे। और वो लड़का से कहती है जाओ जाकर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद लो ताकि हम लोग उसके पेरेंट्स और उसके बहन को गिफ्ट दे सके। वो लड़का कहता है ठीक है। तभी नी कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है निशान। अगले सीन में हम देखते हैं लुशियन घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। तभी क्वीनी कहती है ब्रदर लू आप जल्दी से बाहर आ जाइए कोई आपसे मिलने को आया है। लुशियन कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। लुशियन दरवाजा खोलते हुए कहता है मैंने बहुत लंबे समय से नहीं सुना है कि क्वीनी ने मुझे भाई कहा हो। क्या दरवाजे पे कोई बड़ा आदमी है जो मुझसे मिलने आया है। तभी हम उसके माँ को देखते हैं जो घबरा रही होती है और वो कहती है लिटिल सन जल्दी आओ यहाँ पे ये आदमी तुमसे मिलने के लिए आया है। तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जाओ होता है। वो कहते हैं मैं बाह्य मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम जाओ है। मैं यहाँ पे स्पेशली तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। लुशियन उनसे हाथ मिलाते हुए सोचता है ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये कम से कम 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट तो जरूर होगा। और लुशियन हाथ मिलाते हुए कहता है प्रेसिडेंट जाओ आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है मेरा नाम लुशियन है। हाथ मिलाते ही प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं ये जब से मुझसे मिला है ये थोड़ा भी नहीं घबरा रहा है और ये अपने आप को बहुत शांत रखे हुआ है। इस तरह के टेम्पर को देखना बहुत रेयर होता है। तभी लुशियन नी के पास जाते हुए कहता है ये कौन है। लुशियन की माँ कहती है ये मिस नी स्वांग है और ये हॉन्ग स्वांग मार्शल आर्ट से है। निशन कहती है लुशियन मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई हम लोग पहले भी मार्शल आर्ट के सेंटर में मिल चुके हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं तुम्हें याद हूँ भी या नहीं। लुशियन कहता है हाँ मुझे याद है मैंने आपको वहाँ पे देखा था। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं लुशियन मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। बाह्य मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं तुम्हें रैंक 2 के मार्शल आर्ट का सर्टिफिकेट देने के लिए आया हूँ और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि टेस्ट के दौरान तुम्हारा जो बैटल पावर था वो ऑलरेडी मार्शल आर्ट रैंक 2 के ऊपर चला गया है और तुम्हारा मंथली रिसोर्स जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होगा। मेरी नजर में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हो। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें $1 मिलियन का इनाम भी दे। इधर हम देखते हैं कि ये सब सुनकर
लूशन के माता पिता एकदम से बेहोश होने लगते हैं। उसके पिता कहते हैं क्या लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट? उसकी माँ कहती है ओल्ड मैन मुझे जगाओ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उसके पिता कहते हैं नहीं, क्या हो अगर मुझे उठने के बाद पता चले कि ये सब एक सपना है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम इसी तरह से हार्डवर्क करते रहोगे और अच्छी तरह से अचीवमेंट हासिल करते रहोगे। लूशन कहता है आपका हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने जो मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इस दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। अगर मार्शल आर्ट एसोसिएशन मुझे कुछ दे रहा है तो उन लोगों को मेरे से इसके बदले में जरूर कुछ चाहिएगा। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि प्रेसिडेंट जाओ को मेरे से क्या चाहिए? प्रेसिडेंट जाओ अपने पैकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हो। ठीक है, अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और वो एक कागज को दिखाते हुए कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम डोंगी प्रोविंस टैलेंट कैंप में पार्टिसिपेट करोगे। ये सुनकर नी शॉक्ड हो जाती है और कहती है प्रेसिडेंट जाओ क्या आपने अभी टैलेंटेड ट्रेनिंग कैंप कहा है? उस टैलेंटेड ट्रेनिंग कैंप में सारे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं जिसे गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है, लेकिन उसको ऐसा जगह भी कहा जाता है जहाँ पर टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को बर्बाद भी किया जाता है। एक बार जो मेरे मार्शल आर्टिस्ट सेंटर का एक सीनियर था जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो उस ट्रेनिंग कैंप में गया था जो कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर सकता था, लेकिन जब वहाँ कैंप से लौट कर आया तो वो उस शॉक से कभी नहीं निकल पाया। नी लूशन से कहती है लूशन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हें ये सब रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं नी ने अभी जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। इस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन उस जगह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी निकले हैं। अगर वहाँ पर किसी को टैलेंटेड घोषित कर दिया गया तो वो आगे चल के बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का फ्यूचर भी बर्बाद हुआ है। लेकिन लूशन तुम उन लोगों से बिल्कुल अलग हो। तुमने अपना पावर जो पोटेंशियल अभी दिखाया है, तुम्हारा पावर उन सभी से बहुत आगे है। लेकिन लूशन तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसका सम्मान करूंगा, तो आपका डिसीजन क्या है? लूशन उस कार्ड को लेते हुए कहता है प्रेसिडेंट जाओ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भी इस पे भरोसा करता हूँ कि मेरे पावर का अभी कोई लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं ठीक है, मैं आज से 2 दिन बाद आकर तुम्हें यहाँ से पिक कर लूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ लूशन, अब मैं तुम्हें 2 दिन से बाद मिलूंगा। ये कहकर प्रेसिडेंट जाओ वहाँ से चले जाते हैं। तभी लूशन कहता है मिस नी अब वक्त आ गया है कि आप बताएं कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं। नी शर्माते हुए कहती है ये फोटो से ज्यादा तो सामने से देखने में हैंडसम लग रहा है। और वो कहती है मैं यहाँ पे आज मास्टर लूशन को इनवाइट करने के लिए आया हूँ और इन्हें मैं अपने हॉन्चोन मार्शल आर्ट एसोसिएशन का ऑनर डिसेबल का टाइटल देने आया हूँ। लूशन कहता है ऑनर डिसेबल ये क्या होता है? नी कहती है इस टाइटल के होने की वजह से तुम्हें किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, तुम जब भी चाहो वहाँ पे आ सकते हो और वहाँ के लेसन और सारे इक्विपमेंट को फ्री में यूज कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम मेरे पिता से भी सीख सकते हो और तुम उनका गाइडेंस भी एंजॉय कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, क्या तुम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? और वो घबराते हुए मन में सोचती है अगर ये सारे दुनिया में फैल गया कि 18 साल का दूसरे रैंक का मार्शल आर्टिस्ट, नहीं तीसरे रैंक का मार्शल आर्टिस्ट, वो भी हमारे सेंटर से है, तो हमारे मार्शल आर्ट्स का नाम पूरे दुनिया में फैल जाएगा और हमारा मार्शल आर्ट एसोसिएशन बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि कितने सारे पेरेंट अपने सारे बच्चे को भेजने के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे। तभी लूशन कहता है नहीं मैं उसमें नहीं ज्वाइन करूँगा। नी कहती है हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, तो तुम मुझे रिजेक्ट करने में जल्दबाजी मत करो। लूशन कहता है मैं तुम्हारा ऑनर मेंबर बन सकता हूँ और तुम मुझसे एडवर्टाइज करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे ही एसोसिएशन में ट्रेनिंग करता हूँ और यही सच है, लेकिन मैं तुम्हारा डिसेबल नहीं हूँ और तुम्हारे इस टाइटल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर तुमसे एग्री हो जाऊंगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का कंडीशन तुम्हें हटा देना होगा। इस कंडीशन के बिना मैं तुम्हारे एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे यहाँ हमेशा टेस्ट के लिए जाता रहूंगा क्योंकि ये हमारे घर से बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है। नी कहती है ठीक है, लेकिन ऑनरी टाइटल जो है हमारे हॉन्चोन मार्शल आर्ट सेंटर का सबसे अच्छा टाइटल है। ठीक है, तुम्हारा मंथली सैलरी मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी, वो $100,000 के बराबर होगा। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए आप सभी को गुड बाय। और ये कहकर नी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम लोग लूशन के माता पिता को देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ कह रही होती है लूशन क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम्हें $1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है और तुम्हारा सैलरी अब $100,000 से भी ज्यादा होगा। उसके बाद लूशन के पिता घबराते हुए कहते हैं अभी जो आदमी यहाँ पे आया था क्या वो सच में मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है? यहाँ तक कि वो खुद से हमारे दरवाजे पे आए थे। लेकिन सन तुम कब से 2nd लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो गए और आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी लूशन अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है ये जो
कुछ भी हो रहा है वो सब सच है। मैं सचमुच लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। अब आप लोगों को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को आराम करने की जरूरत है। इस उम्र में आपको अपनी हेल्थ देखने की जरूरत है। पिताजी, अब आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप बूढ़े हो गए हैं। अब आप अपने शरीर को ज्यादा टॉर्चर मत दीजिए। अब मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए आप लोग अब कड़ी मेहनत करना बंद कर दीजिए। अगले सीन में हम मेडिकल हॉल का देखते हैं, जहाँ पर मिस सुसु घबराई हुई होती है और वो कहती है कि पूरा 1 हफ्ता बीत गया है और मैं अब तक उसका नाम भी नहीं जान पाई हूँ। और वो एक बुक देखते हुए कहती है, मैंने जितनी भी दवाइयों की रिकॉर्ड है सभी खुद चेक कर ली है। अभी इसमें जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं मैं उन सभी के बारे में पता कर ली हूँ, फिर भी मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आखिरकार ये दवाई का जीनियस आया कहाँ से है, मैं इसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ। और इसने जो दवाई बनाया है उसका एनालिसिस करने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा सदमे में हूँ। ये केवल 10 टाइम्स पावरफुल नहीं बनाती है और इसका पावर फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड के लेवल के बराबर ही नहीं है, बल्कि ये तो 3 ग्रेड के लेवल से भी ऊपर है। और इसके साथ तो 10 तरह का और भी बेनिफिट्स है और इसके बाद तो 9 के बराबर साइड इफेक्ट है। और इसका प्रोडक्शन रेट के बारे में अगर बात करूँ तो ये तो $3000 से भी कम है। अगर मैं आम 3 ग्रेड की दवा की बात करूँ तो उसको बनाने में $10,000 से ऊपर चला जाता है। अगर ये दवा मार्केट में आ गई तो पूरे दुनिया को हिला के रख सकती है। और वो माय फ्रेंड पे गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार वो आ गया कहाँ, कहीं वो गायब तो नहीं हो गया। तभी माय फ्रेंड घबराते हुए कहता है, मिस ही, मैंने उसे ढूंढ लिया है। तभी मिस ही कहती है, कहाँ है वो। मुफेंग टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है वो शख्स। तभी हम देखते हैं कि लूशन के बारे में टीवी में आ रहा होता है, जिसमें एंकर बता रहा होता है कि कल बाहे सिटी में एक जीनियस अपीयर हुआ है जिसने मार्शल आर्ट में लेवल 2 को पार कर लिया है और वो मात्र 18 साल का है और उसका बैटल लेवल तो मार्शल आर्ट 3 रैंक से भी ज्यादा है। इसने जो भी अपना रिजल्ट दिखाया है वो हमारे सिटी की रेंज से बहुत बाहर है। चलिए चलकर उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। इस जिले का नाम लूशन है और ये अभी बाहे इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट है। ये सुनकर मिसी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या वो बस एक स्टूडेंट है। अगला सीन हम सी ऑफ ट्रिकर देखते हैं, जहाँ पर लूशन दौड़कर तेजी से कहीं जा रहा होता है और मन में यह सोच रहा होता है कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं खुद से अपने स्टार पावर को फिक्स कर लूंगा। मेरा एबिलिटी तो अब एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई है। मेरा स्पीड तो अब रैंक 2 के मार्शल आर्ट से भी ज्यादा हो गया है और मैं अभी जिस स्पीड से दौड़ रहा हूँ उस टेक्निक का नाम क्लाउडिंग चेसिंग टेक्निक कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पहाड़ पे पहुंच जाता है और वो सूरज का आनंद लेते हुए कहता है, इसी तरह से मैं अपनी नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब भी मैं कोई सांस लेता हूँ तो हवा के द्वारा मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, जो कि मेरे स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाता है और मेरे बॉडी के पोटेंशियल को आगे पुश करता है। इसी समय में बहुत सारी चीजों को सेंस करने लगा हूँ और हम देखते हैं कि वो किसी तरह के आर्ट का प्रैक्टिस करने लगता है और हम देखते हैं कि लूशन ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखकर लूशन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरा हेल्थ स्टेटस और क्यूआर वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मेरा स्टार पावर तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो मैं अपने पावर को और भी ज्यादा 6 गुना ज्यादा रिलीज कर सकता हूँ। वो कुछ पेड़ों को उखाड़ते हुए कहता है, माउंटेन पे आकर के मुझे और भी ज्यादा फायदा हुआ है। मैरो न्यूट्रिशन पील बनाने का जो इंग्रेडिएंट है उसमें से मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया है, जो कि मेरे कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू के लिए बहुत जरूरी है। अब मेरा स्ट्रेंथ टॉनिक खत्म होने वाला है और मेरे पास जो भी टॉनिक है उसका मेरे पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब मुझे मैरो न्यूट्रिशन पील बनाना स्टार्ट करना होगा। इस जड़ी बूटी का जो वैल्यू है इस युग में अभी तक खोजा नहीं गया है। अगर सिस्टम मुझे इसके बारे में नहीं बताती तो मैं इस सब चीज को कभी नहीं ढूंढ पाता। और मेरा माउंटेन आने का दूसरा कारण भी यही था कि मैं बाकी बचे हुए जड़ी बूटियों को ढूंढ सकूं। अब सभी चीज का मैंने तैयारी कर रखी है। अब समय आ गया है कि मैं ये देख सकूं कि मैं नीचे कितनी आसानी से जा सकता हूँ। अब वो क्लाउड चेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे जाने लगता है और वो एक जगह पर जाकर एक आदमी के पास रुक जाता है। वो कहता है, हेलो, वो मैं हूँ जिसने हर्ब के लिए आपको ऑर्डर दिया था। क्या मैं जान सकता हूँ क्या वो सब रेडी है? वो आदमी कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए तो तुम चिंता मत करो, यहाँ पे सभी चीज तैयार है, तुम ये देख सकते हो। लूशन जड़ी बूटियों को देख चेक करने लगता है और कहता है, जिंगलिंग ग्रास, लूशन के पत्ते, ये सब यहाँ पे है और यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं सब के सब फ्रेश है। लूशन कहता है, ठीक है, मैं सभी में से कुछ कुछ जड़ी बूटी ले लूंगा। और हम लोगों के बीच में जो भी बात तय हुई थी वो सब $500 की थी और सभी को मिला करके $5000 होते हैं, तुम ये पैसे ले लो। वो आदमी कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, एक स्टॉक के बदले में हम लोगों ने 1000 का वादा किया था, तुमने 500 का नहीं किया था और तुम्हें ये सारे जड़ी बूटियों को खरीदना होगा।
लूशन उस जड़ी बूटी बेचने वाले से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो। वो जड़ी बूटी वाला उड़ते हुए कहता है, लड़के तुम इस शहर के नहीं हो। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जैसा आदमी पहाड़ों के पीछे से निकलता है। वो जड़ी बूटी वाला आदमी कह रहा होता है कि जब तुम यहाँ पे आई गए हो तो तुम्हें यहाँ के नियम कानून को मानना चाहिए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये सब चीज नहीं सिखाए हैं। वो जड़ी बूटी वाला आदमी आगे कहता है कि अगर तुम किसी जीत नहीं पाओगे तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये सब सुन करके लूशन गुस्सा करने लगता है और लूशन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ये सब पहले ही प्लान कर दिया था कि जड़ी बूटी तुम मुझे जबरदस्ती बेच लोगे और मैं ये सारा जड़ी बूटी को खरीद भी लूंगा। वो जड़ी बूटी वाला आदमी अपने सारे बदमाशों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, लड़के मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम ज्यादा चालाकी मत करना। मेरे साथ जितने भी मेरे भाई है वो सब लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट है। तुम जाकर के भी पुलिस को बुला सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है और पुलिस भी तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं करेगा कि एक बाहर का आदमी यहाँ आया है और उसे किसी ने लूट लिया है। इसीलिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मेरे मुक्के को टेस्ट करना होगा। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर लूशन एक पत्थर पे हाथ रख देता है और अपनी ताकत से उस पत्थर को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि ये सब देख करके जड़ी बूटी और उसके साथी जितने भी होते हैं उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं। तभी लूशन कहता है, अभी का सिचुएशन देख के क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जड़ी बूटी वाला आदमी और उसके साथी जितने भी होते हैं वो लूशन के आगे झुक जाते हैं और वे लोग कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर देना, हम लोग तो आपके सामने कीड़े की तरह है, हम सभी लोग आपसे दिल से माफी मांग रहे हैं। लूशन जड़ी बूटी को उठाते हुए कहता है, ठीक है अगर तुम हमसे नहीं लड़ना चाहते हो तो मैं ये जड़ी बूटी ले जा रहा हूँ। वो जड़ी बूटी वाला आदमी कहता है, ठीक है आप ये सारी जड़ी बूटियाँ ले जाइए, मैं आपका इससे 1 रुपए नहीं लूंगा। लूशन कहता है, ठीक है मैं तुम लोगों को एक सबक सिखाता हूँ, जब भी तुम कभी किसी से बिजनेस करोगे तो तुम्हें अपने कस्टमर के साथ एकदम ईमानदार रहना चाहिए। हम देखते हैं कि लूशन जड़ी बूटी उठा के वहाँ से चल देता है। जड़ी बूटी वाला आदमी पीछे बैठा हुआ कह रहा होता है कि आपके एडवाइस के लिए बहुत धन्यवाद, अगले बार से हम लोग पूरी ईमानदारी से बिजनेस करेंगे। लूशन अपने मन में सोचता है, मैं अभी उन लोगों को पैसा देने वाला था लेकिन अब तो वे लोग मेरे से पैसे ही नहीं ले रहे हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब सारा इंग्रेडिएंट्स अब रेडी है, अब मुझे ट्रेनिंग कैंप सेंटर की तरफ जाना चाहिए। हम जड़ी बूटी वाले आदमी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये कौन सी दुनिया का स्टूडेंट है, इसने इतने बड़े पत्थर को बस अपने हाथों से तोड़ दिया है। ये कम से कम 3 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर तो जरूर होगा, लेकिन इस बात को मानना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगला सीन हम एक दिन बाद का देखते हैं जहाँ पे लूशन एक गाड़ी से उतरता है और सामने देखते हुए कहता है कि यही टैलेंट ट्रेनिंग कैंप है। ये ट्रेनिंग कैंप कम और मिलिट्री बेस ज्यादा लग रहा है। तभी वो कुछ लड़की को देखता है जिसके कपड़े पे मिलिट्री का बैच लगा हुआ होता है। लूशन कहता है, इनके कपड़े पे जो बैच लगा हुआ है वो मिलिट्री का बैच है और वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा ही बैच एक मुझे भी मिला था, लेकिन उसे मेरी माँ ने एक शीशे में सजा करके ट्रॉफी की तरह रख दिया है और मैं उसे अपने साथ लाना भी भूल गया हूँ। क्या उसके न होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर देखभाल करने वाला एक आदमी पूछता है कि तुम किस शहर से आए हो और तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो। लूशन कहता है कि मैं बाहर सिटी से आया हूँ, कुछ जरूरी काम होने की वजह से मैं यहाँ पे लेट पहुँचा हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि तुम बाहर सिटी से आए हो तो तुम कल यहाँ पे क्यों नहीं आए थे और तुम अभी यहाँ पे आ रहे हो। दूसरा आदमी कहता है, ये जरूर किसी सिफारिश के जरिए आया होगा और इसके पास तो कोई बैच भी नहीं है। बाहर सिटी बहुत सालों से किसी को नहीं भेज रहा है, लेकिन इस साल उन्होंने 2 लोगों को भेजा है। देखभाल करने वाला आदमी कहता है, तुम यहाँ पे अकेले आए हो, क्या तुम्हारा ही नाम लूशन है, जिसके बारे में मुझे बाहर मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा था। ये सुनकर पीछे से एक लड़का कहने लगता है कि मुझे पता ही था कि ये किसी के सिफारिश के जरिए आया होगा और वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खुद है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का आगे अपने साथियों से कहता है कि बाहर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कनेक्शन रखने में बहुत ज्यादा फायदा है। तुम्हें पता है ना कि उन लोगों से प्राइवेट में कितने गिफ्ट मिलते हैं। ये सुनकर वो देखभाल करने वाला आदमी कहता है, तुम लोग शांत रहो। और वो लूशन को कहता है कि तुम्हें क्विंगयांग सिटी के लोगों के साथ ही यहाँ प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें क्विंगयांग सिटी के लोगों के साथ ही अंदर जाना होगा। जब तुम अंदर चले जाओगे तब सेरेमनी का स्टार्ट हो जाएगा और तुम अपनी सामान को यहीं पे छोड़ सकते हो। मैं किसी को बोल के बाद में से अंदर भिजवा दूंगा। लूशन अंदर जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, हम लोग एंट्रेंस सेरेमनी के लिए ग्रुप में क्यों जा रहे हैं, ये देखने में तो कोई नॉर्मल सेरेमनी नहीं लग रहा है। और जैसे ही जब सभी लोग अंदर आ जाते हैं कि वहाँ का गेट बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं और वहाँ के इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब देखने में कितना अजीब लग रहा है। वो इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम लोग अब शांत हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हारे पीछे जो दीवार है उसके पार जाना है। अगर तुम इसे पार करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम इस सेरेमनी में पास हो जाओगे। अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हें जल्दी से अपने घर छोड़ दिया जाएगा। चलो अब स्टार्ट करो और इसमें तुम लोग अपना बेस्ट देना। ये सुनकर सभी लोग पैनिक होने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या उन लोगों ने ये कहा है कि एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये कैसा टेस्ट है। और वे लोग ऑफिसर से सवाल करने लगते हैं कि मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल चाहिए। तभी हम देखते हैं कि नीचे का दीवार खिसक
जाता है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अंडरग्राउंड में जमीन पे गिर जाता है तो कुछ लोग अपने पावर के जरिए खड़ा गिरता है, लेकिन हम लूशियन को देखते हैं कि अपनी ताकत के जरिए बड़ी आराम से जमीन पे उतरता है। सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि ये कैसा जगह है और ये किस तरह का एशियन ट्रैप है। लूशियन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जगह को छानबीन करने लगता है और वो अपनी मन की ताकत के जरिए दीवार के बाहर देखकर करता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मशीनें हैं। मेरा मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सभी लोग लड़कों को देखते हैं जो हंस रहा होता है और कहता है कि मैंने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि यहाँ पे इतने बकवास टाइप का ट्रैप लगा होगा। ये सब तो मेरे लिए बोरिंग है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, लिंग चायू, तुम्हें ये सब पहले से पता था कि इंट्रेंस सेरेमनी में ये सब होने वाला है, तो तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया है? अगर तुम लोग हम लोग को बता देते तो हम लोग ऊपर से नीचे नहीं गिरते। लिंग चायू कहता है, तुम लोग के पास तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम अपने हालात को अडॉप्ट कर पाओ और तुम खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि तुम लोग कैंगयांग सिटी के बेस्ट हो, जो कि टैलेंटेड ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जब तुम लोग इस जगह से जाओगे तब तुम लोग क्विंगयांग सिटी का इमेज खराब कर दोगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो लड़का गुस्सा करने लगता है और लिंग चायू को गाली देने लगता है। ये देख करके एक लड़की उन लोगों को रोकती है और कहती है कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। हम लोग एक ही सिटी से आते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे से लड़ने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर हम लोग को ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करना चाहिए। अभी हम लोग को ये सोचना चाहिए कि इस स्टेज को हम लोग कैसे पार करें। लिंग चायू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोग क्विंगयांग सिटी से हैं, इसलिए हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अगर हम लोग में से कोई एक भी छूट जाता है तो ये हम लोग के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये फेमस टैलेंटेड ट्रेनिंग कैंप है, तो इसका एंट्रेंस सेरेमनी आसान भी नहीं होने वाला है। और वो लूशियन की तरफ हाथ करते हुए कहता है, हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आदमी है। हम लोग को ये भी नहीं मालूम है कि उसके पास किस तरह का स्ट्रेंथ है। क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में स्काउट करने में मदद करोगे? वो लूशियन से कहता है, क्या तुम मुझे स्काउट करने में जगह पर मदद करोगे? तभी वहाँ पर एक लड़का हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि स्काउट करने में बहुत ज्यादा खतरा है, आगे बहुत सारे ट्रैप होंगे। और वो कहता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस लड़का का हम चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे एक लड़की होती है जो घबराते हुए कह रही होती है, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। हम लूशियन को देखते हैं जो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग का आगे जाने का प्लान नहीं है तो तुम मेरे आगे से हट जाओ। लिंग चायू कहता है, तो ये आगे बढ़ रहा है, ये लड़का तो बाह्य सिटी का है, तुम अच्छे से काम करना। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम लोग तुम्हें बाद में अपने साथ जोड़ लेंगे। लूशियन पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। लिंग चायू गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे सुअर कहने की हिम्मत कैसे की? मैं यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।